Good morning students. Today I am going to explain you a very important topic of class 12, application of Gauss law. हर साल फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछता है, तीनों में से कोई ना कोई एक एप्लीकेशन जरूर आता है। गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन है। मैंने गॉस लॉ प्रीवियसली आप लोगों को समझाया है। तो तीनों में पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। एक ऐसा वायर जो कि चार्ज है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जाता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ओके, सो हमें इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर से की इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की हेल्प से निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? गॉस लॉ ने हमें बताया था एक गॉसियन सरफेस के बारे में। गॉसियन सरफेस को मैं थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गॉसियन सरफेस की ये एक इमेजिनरी सरफेस है जिसकी खासियत ये होती है कि वो हमेशा किसी न जो भी आप वायर या फिर किसी भी चार्ज पार्टिकल को ले रहे हो, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा वो परपेंडिकुलर होगी। ओके, ताकि आपका जो E इंटू ए कॉस थीटा है या तो परपेंडिकुलर होगी या तो एरिया वेक्टर के पैरेलल होगी। जो कॉस थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो या तो 0 बने या तो 90 डिग्री बने, ताकि आपको इजिली इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल सके। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका गॉसियन सरफेस बनाता हूं तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? इसका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। नॉर्मल सी बात है, इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। रीजन, क्योंकि एक सिलेंडर ऐसा शेप है जिससे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिए, इसको 3D इमेजिनेशन आप लोगों को करना होगा। चारों तरफ इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की साइड में निकलता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता है। आप ध्यान से देखिएगा इसको, इधर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि एरिया वेक्टर कैसा होगा। यहाँ एरिया वेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर, मैंने पहले ही बताया था कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा हर जितने भी स्टेप होते हैं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे इस ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड का एरिया वेक्टर हमेशा व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। तो अब मैं इस सिलेंडर की बात करता हूँ, तो ये सिलेंडर लगभग इस मार्कर की तरह होगा। इस मार्कर को ध्यान से देखिए, इस मार्कर में अगर यहाँ का इस वाले पॉइंट का एरिया वेक्टर निकालूं तो ये इस साइड में जाएगा, इस वाले पॉइंट का एरिया वेक्टर इस साइड में जाएगा, इस वाले पॉइंट का एरिया वेक्टर इस साइड में, पीछे वाले का इस साइड में। तो ये जो गॉसियन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही जाएगा। ओके, तो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा, मान लीजिए इसके अंदर एक चार्ज वायर है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही आएगा। तो इस वाले सरफेस की वजह से जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स तो सरफेस से ही होता है। तो यहाँ पर मैं अच्छा, किसी भी सिलेंडर के कितने सरफेस होते हैं? 3 सरफेस होते हैं। एक अपर सरफेस, दूसरा डाउन सरफेस, तीसरा कर्व्ड सरफेस। ओके, तो हम तीनों सरफेस की वजह से फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? फ्लक्स टोटल कितना होगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो ये जो φ1 है ये इसको मान लेते हैं, इसकी वजह से, φ2 इसकी वजह से और φ3 इसकी वजह से हम मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरे कर्व की वजह से, इसको ऐसे समझिए। तो फाई इक्वल टू क्या होता है? फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे φ1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, या फिर इधर से देख लिया जाए, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में। हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। चाहे इधर से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री ही बन रहा है। तो इस बात को ऐसे समझते हुए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉस 90 प्लस, यहाँ φ2 की बात करते हैं तो φ2 ये नीचे वाला है, φ2 ये नीचे वाला है। φ2 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई ए कॉस, अगेन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चारों तरफ से उसके 90 डिग्री रहेगा, इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस 90। ओके, उसके बाद फिर बात करते हैं थर्ड वाले फ्लक्स की। तो यहाँ पे थर्ड वाले फ्लक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताइए ई ए तो हो जाएगा, साथ में यहाँ पे क्या होगा?
देखिए एरिया वेक्टर इस वाले सरफेस की अगर यहाँ की बात करें तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, यहाँ पे बात करें एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, सामने की तरफ बात करें एरिया वेक्टर सामने के डायरेक्शन में, पीछे की तरफ बात करें एरिया वेक्टर पीछे की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है हर केस में। आप इस पूरे सिलेंडर को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चारों तरफ से आपको दिखेंगे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ से एक ही डायरेक्शन में दिखेंगे। तो दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। हम जानते हैं cos 90 कितना होता है, 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, टोटल फ्लक्स जो होगा वो EA cos 0 की वजह से होगा। तो फाई टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, EA। अब ये बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला हमने तो एप्लीकेशन इस बात के लिए निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हम, यहाँ तो हमने फ्लक्स निकाला है। अच्छा, फ्लक्स का एक और फार्मूला होता है बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है, गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, इसको 1 एंड इसको 2। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो मुझे फाई टोटल एंड फाई टोटल दोनों दिख रहा है कि नहीं, टोटल फ्लक्स ये भी है, टोटल फ्लक्स वो भी है। अब चलिए आइए बात किया जाए इसके विषय में। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी के हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, हमें मिलेगा फाई टोटल ये भी, फाई टोटल ये भी। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, E इंटू ए इक्वल टू समेशन ऑफ Q, या टोटल चार्ज हम मान लेते हैं कैपिटल Q है इस पर। तो समेशन ऑफ Q किसके इक्वल है, कैपिटल Q के इक्वल है, तो कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा E इक्वल टू कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा, हम जानते हैं फॉर सरफेस सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, हम जानते हैं सिलेंडर का एरिया क्या होता है, एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। एक बार अगर इसका लेंथ L है, इस पूरे का लेंथ, अगर इस सिलेंडर का लेंथ हम कितना मान लेते हैं, L है, तो इस सिलेंडर का एरिया क्या होगा, इस सिलेंडर का एरिया होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे H नहीं, यहाँ पे क्या है, L है। तो सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा, यहां से ही देख लेते हैं, E इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ए के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 2 पाई आर एल। अच्छा, Q बाई एल क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। एक तरह से ये चार्ज की डेंसिटी बता रहा है, अलीनियरली बता रहा है, एक लीनियर लाइन में, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम रो से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अभी यहाँ पर हम यूज करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ का, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एल, ये जो Q बाई एल है ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा Q बाई एल को हम क्या लिखते हैं, लेमडा। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एल। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, ड्यू टू infinitely long straight uniform charged wire. Okay, thank you.